हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए और किस टाइम पे हुए और इस अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या प्रावधान ऐड किए गए थे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि उस टाइम क्या था और अभी क्या है, उस टाइम की क्या चीजें थी और अभी क्या चेंजेस हो गए हैं। तो इसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को, तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। कब? 26 नवंबर 1950 को। लेकिन एट द करंट सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और अभी टोटल अमेंडमेंट्स यदि देखें तो कितने हो गए, तो हमारे टोटल अमेंडमेंट्स हो गए हैं 104 अमेंडमेंट हो गए हमारे संविधान में। अब ये देख लेते हैं कि हमें अमेंडमेंट करने का जो प्रावधान है और ये पावर है हमको कहां से मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नाइदर मतलब ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके, तो ये हमको पावर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट आर्टिकल 368 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। ओके, ये क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर, कि हमको पार्लियामेंट को पावर देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, जो भी इनको जरूरत होगी उसके हिसाब से नियम या कानून बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। तो इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? नॉट with the standing anything in the constitution, parliament may in exercise of its constituent power and amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Okay, then let's start with our first amendment act 1951। अभी हमने देखा कि हमारे जो संविधान तैयार हुआ था उसमें कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। तो यहीं पे 1951 में 9वां शेड्यूल जोड़ा जाएगा हमारे संविधान में। और ये 9वें शेड्यूल में एक्चुअली था क्या, जब उस टाइम हमारी सोसाइटी थी उसको इक्वलिटी प्रोवाइड करनी थी, तो जो लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी सरकार, तो उस पे जो लैंड ऑनर्स थे वो क्या केस कर दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट जनरली लैंड ऑनर्स के साइड जा रही थी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा 9 शेड्यूल ऐड किया गया और इसमें कहा गया कि जो भी चीजें 9वें शेड्यूल में होंगी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएंगी, उनको जो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर सकता है। तो अब समझ गए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि 9 शेड्यूल ऐड किया गया। और दूसरी चीज कि जो भी चीज 9 शेड्यूल में ऐड की जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अवेलेबल नहीं होगी। अब देखते हैं, हमने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स एक्ट ऐड किए हैं। कुछ अमेंडमेंट्स एक्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे, जैसे फर्स्ट के बाद अपन 7 पे, क्योंकि 7th इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अब ये देखते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1956 में। अभी फर्स्ट हमने क्या देखा, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। अब ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1956 में। ये क्या कहता है, इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड होगा और वो किसके बेसिस पे होगा, तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा, भाषा के आधार पे होगा। और क्या कहता है, एबोलिश क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू द 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में क्या कहते हैं भारत को। जब आपको ये वीडियो यदि नहीं समझ आ रही हो यहां पर की, तो आपको ये हमारा मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में बनाया है मैंने, कि कैसे हमारे राज्यों का उदय हुआ। उसको आपको देखना पड़ेगा कि 4 कैटेगरीज क्या थी। तो भारत की जो 4 कैटेगरीज थी, ए, बी और सी, डी में भारत को बांटा गया था और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज थी। तो ये क्या रीऑर्गेनाइज करते हैं कि 14 स्टेट और 16 यूटीज, मतलब कि 16 यूटीज फॉर्म करेंगी। और इसी में क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि यूनियन टेरिटरीज भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। तो इसमें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई और किसके बेसिस पे बनाई गई, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। क्या कहा गया, 14 स्टेट्स होंगे, 6 यूटीज होंगे और इंट्रोड्यूसिंग द यूनियन टेरिटरीज। ओके, Then come to the 10th Amendment Act 1961।
ये था इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड द नगर हवेली। आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सी जो टेरिटरीज थी जो इंडिया के बाहर भी थी और मतलब इनको बोलना चाहिए कि फॉरेन टेरिटरीज थी, तो उनको एक्वायर्ड करना था। तो ये क्या था, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के थ्रू दादर और नगर हवेली को भारत में जोड़ लिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के थ्रू हमारे गोवा, दमन एवं दीव को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है और हमारे अखंड भारत की धीरे धीरे निर्माण होते जा रहा है। तो हमारे 10th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1961, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 रिमाइंड करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसमें क्या किया गया, नागालैंड एक नया राज्य फॉर्म किया गया, द स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म विद द स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 371 ए ऑन 1 दिसंबर 1963। तो इसके थ्रू क्या हुआ, नागालैंड राज्य का निर्माण होता है और कब होता है, 1 दिसंबर 1963 को। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1963 ये क्या कहता है, पौंडीचेरी इज कॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन यूनियन आफ्टर ट्रांसफर बाय द फ्रांस। ये 14th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में फ्रांस ने पावर्स किसको ट्रांसफर कर दिए, इंडिया को, और इंडिया के में जैसे ही पावर आई पौंडीचेरी को, तो पौंडीचेरी को भारत का एक अभिन्न भाग बना लिया गया। इसके बाद आता है 22वां संविधान संशोधन, और 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1969। याद करते जाइए, आप नोट्स बना सकते हैं तो बना सकते हैं, बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट हैं और जिनको याद करना बहुत जरूरी है और जनरली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 22वां संविधान संशोधन एक्ट कब आया, 1969 में। इसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ मेघालय। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे अमेंडमेंट एक्ट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि मेघालय को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ। तो ये ऐसा क्या क्वेश्चन है, आंसर 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू सिक्किम को भारत में ऐड किया गया। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफिएबल। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो इमरजेंसी का पावर है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 352, 356 और 360 में, तो इसमें यह कहा गया है कि 1975 के पहले तक ये था कि यदि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कि लगाने की वजह क्या है और ये सब। अब 1975 के बाद इस चीज को ये कह दिया गया कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद कि प्रेसिडेंट यदि इमरजेंसी लगाता है तो उससे कोई भी नहीं पूछ सकता, इसका रीजन नहीं पूछ सकता, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। ओके, देन कम टू द आर्टिकल 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये क्या कहता है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर बियॉन्ड स्कोप ऑफ जुडिशरी। ये क्या कहता है, जब सरकार या फिर जो हमारे प्रमुख, सरकार के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और जो स्पीकर होता है, इनको किसी भी तरीके से क्या कहते हैं, जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं ले जाया जा सकता है। वहां ले जाने से एक तो ये हमारे देश के क्या कहते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको वहां कोर्ट वगैरह में नहीं ले जाया जा सकता है, ऐसा है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इसके अंदर किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्क्राइब किया गया, किसके थ्रू किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और कब हुआ, तो 1976, ऐसे रिमाइंड करते जाए। और इट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया इट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉज ऐड किए गए थे, इसीलिए एडेड। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में पहले सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ये तीनों वर्ड हमारे संविधान के प्रियम्बल में ऐड किए। क्या क्या वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी।
ओके, एंड एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द पार्ट 4A, पार्ट 4A में इसको ऐड किया गया और आर्टिकल किसमें रखा गया, आर्टिकल 51A। ओके, इंसर्ट ऑफ न्यू आर्टिकल 31D फॉर द सेविंग द लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे देश में कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होंगी उसके लिए प्रावधान किसमें बनाया गया, आर्टिकल 31D। नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, आर्टिकल 31D बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज द कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट व्हिच हैड द 59 क्लॉजेस। इतना बल्क है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 59 क्लॉजेस हैं इसमें, एंड कैरिड आउट सो मेनी चेंजेस दैट इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन कम टू द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहले तो हमको ये देख लेना चाहिए कौन कौन से राइट्स, किस टाइप के राइट्स होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के राइट्स दिए हैं, पहला ह्यूमन राइट्स, दूसरा लीगल राइट्स, तीसरा फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स जैसे जो हमको नेचर से प्राप्त होता है, आप सांस लेने की, सांस ले सकते हैं, ये सब हमारे क्या कहते हैं राइट्स, किससे हमको ह्यूमन राइट्स हैं। लीगल राइट्स जो गवर्नमेंट बनाती है और हमको उनको फॉलो करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, लीगल राइट्स। और तीसरा होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो 1978 के पहले, 44th अमेंडमेंट के पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा फंडामेंटल राइट्स था, और इस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से डिलीट कर दिया गया। ओके, आपको याद रहेगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये क्या कहता है, डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर अ इलेक्शन मेड इज इलीगल। आपने ये सुना होगा पार्टी के बारे में, जो पॉलिटिकल पार्टीज और नेता रहते हैं उनके लिए ये जो कहा गया है आया राम गया राम, ये उन्हीं के लिए है, एंटी डिफेक्शन लॉ इनके लिए बनाया गया। और इसी चीज को रोकने के लिए इस 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। 9वां शेड्यूल किस में जुड़ा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। 10वां शेड्यूल किस में जुड़ा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। अभी 11वें और 12वां वो भी आगे जोड़ेंगे, तो अभी हम 10 तक पहुंच चुके हैं। ठीक, फिर आता है 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये क्या कहता है, रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। जब हमारा संविधान लागू हुआ था हमारे भारत देश में वोटिंग एज कितनी थी, 21 थी। लेकिन जब ये 1989 तक गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि हमारे जो युवा हैं, हमारे भारत देश के युवा हैं, 18 वर्ष के ऊपर के लोग, ये लोग अपना वोट दे सकते हैं, इनको इतना समझ है कि ये किसी भी पार्टी को जो उनके लिए सही है या नहीं ये चुन सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो वोटिंग एज है उसको 21 ईयर्स से 18 ईयर कर दिया गया। जैसे अभी लीगल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स डिसाइड कर रहे हैं, वैसे ये उस टाइम था रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 टू 18। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पंचायत, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पंचायत राज के बारे में हमको किस आर्टिकल से पता चलता है, तो आप क्या बताएंगे? हमको पता चलता है आर्टिकल 40 से। ओके, अब देखते हैं कि कहा क्या गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इंट्रोड्यूस द पंचायती राज, द एडिशन ऑफ द पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, 9th पार्ट में पंचायती राज को जोड़ा गया और एक न्यू शेड्यूल जोड़ा गया जो कि था 11th शेड्यूल। अभी 10वां शेड्यूल हमने देखा 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, तो 9वां भी हो गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 10वां हो गया 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब 11वां जो कि पंचायती राज के लिए था वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। और इसमें क्या था, इंसर्टेड द न्यू 11th शेड्यूल हैविंग द 29 फंक्शन ऑफ द पंचायती राज। इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं या 29 आइटम्स ऑफ द पंचायत किस में जोड़ा गया, 11th शेड्यूल में। जो ऐसे रिमाइंड करते जाएंगे तो ये चीजें आपको याद होंगी बार बार। 9th शेड्यूल किस में ऐड किया गया, 10th शेड्यूल किस में ऐड किया गया, 11th, अब इसके बाद 12th भी क्या कहते हैं ऐड होगा। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या कहता है, इसके थ्रू ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज।
added the municipalities as the new part in the 9A in the constitution. Inserted the 12th schedule. ये देखिए 12वां शेड्यूल भी आ गया। 11वां शेड्यूल में क्या था, पंचायत था, और 12वें शेड्यूल में आ गया क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी। और इसमें 18 फंक्शन दिए गए हैं, और यदि पंचायत में देखा जाए तो 21 फंक्शन। ओके, तो ये चीजों को याद करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और यदि अभी हम पूरे अमेंडमेंट किए तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में 74th अमेंडमेंट एक्ट के तक हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जो अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो, नॉलेजेबल या नॉलेज गेन हुआ हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।